अभी तक हमने जो चार्जेस की बात की थी वो या तो प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा होता था तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था, तो वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि एक कोई भी चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। अगर हम दोनों सिनेरियो को एकदम अलग अलग होकर करके देखें तो देखो, इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, इफ़ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रेजेंट, देन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या क्या हो सकता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो तीन केस बनते थे। कि एक तो ये है कि अगर v और b के बीच का एंगल या तो ज़ीरो हो जाए या 180 हो जाए, मतलब वेलोसिटी और b पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, तो जो चार्ज पार्टिकल था उसका जो मोशन आता था वो स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, या फिर अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता था सर्कुलर। और अगर ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, तो पाथ कैसा आता था? हेलिकल पाथ विथ कांस्टेंट पिच। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा है ना। तो हमने ये वाली बात की कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे लगेगा तो स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या हेलिकल पाथ उसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या बातें देखी थी कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल पे कोई भी काम नहीं करता। तो अगर वो वर्क डन नहीं करता तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है और जो उसका स्पीड है चार्ज पार्टिकल का, वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उसका स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक ही चार्ज पार्टिकल है q और इसकी वेलोसिटी v है और ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम एक फोर्स लिखते थे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स F, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें Fm, तो ये क्या आता है? q v क्रॉस b। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। उस मैग्नेटिक फोर्स के बाद क्या क्या ट्रेजेक्ट्री हो सकती है कि एक चार्ज पार्टिकल की, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लिखा जाता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है और एक रीजन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि इफ़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन बी, इधर इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, कि जब वेलोसिटी और ई के बीच का जो भी एंगल होगा, थीटा जो एंगल होगा, वो या तो ज़ीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, तो पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैट में हम जानते हैं। और अगर एंगल जीरो और 180 के अलावा कुछ भी एंगल हो गया, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। तो इसमें भी हमने सारे केसेस कवर कर लिए। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और उसके वजह से जो भी ट्रेजेक्ट्री आएगी चार्ज पार्टिकल की, या तो वो स्ट्रेट लाइन आ सकती है या पैराबोला आ सकता है। इसमें क्या है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम करेगा, उसका कुछ वर्क डन आएगा, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर सकता है। किसी केसेस में डायरेक्शन चेंज करता है, कभी मैग्नीट्यूड चेंज करता है, कभी दोनों भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करता है, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कि लेट्स से कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या मूव कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, ये कैसा होगा? क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हमने सिर्फ प्योर मैग्नेटिक फील्ड का केस पढ़ा है और प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस पढ़ा है। अब हम ये चाहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, कि हम अब जो हमारा जो सेक्शन है वो ये है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, की एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है और उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर हम देखें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उस केस में जो नेट फोर्स आएगा, नेट
फोर्स एफ नेट, वो मैग्नेटिक फोर्स का सम आएगा और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों को अगर हम वेक्टोरली ऐड कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगा। इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी यही जो नेट फोर्स है इसी को क्या नाम देते हैं हम, लॉरेंट्ज़ फोर्स। मतलब इट इज़ नथिंग बट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सम आता है उसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। अगर इसका फॉर्म देखें कि जो लॉरेंट्ज़ फोर्स होगा वो कैसा होगा, कि अगर इसको लिखें एफ नेट विल बी, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा क्यू ई वेक्टर। अगर इसमें चार्ज कांस्टेंट, चार्ज को हम कॉमन ले लें तो जो एफ नेट बचेगा वो कितना आएगा, क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो है नेट फोर्स, इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स। अब इसमें क्या है कि अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि अगेन वही है, इसमें तीन वेक्टर्स हैं ई वी और बी, ये तीनों वेक्टर पैरेलल होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ई और बी पैरेलल होगा, वी उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग केसेस बना के हम अलग अलग ट्रेजेक्टरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस होंगे जो हम पढ़ेंगे कि वही स्पेशल केसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में केसेस बनाए थे कि वेलोसिटी और बी के बीच के एंगल क्या होंगे, उसके हिसाब से उसका ट्रेजेक्टरी हमने देखा था। ऐसे ही इसमें क्या है कि साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्वाइन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और बी, इन तीनों के बीच में जो भी एंगल्स बनेंगे उसके हिसाब से अलग अलग ट्रेजेक्टरी आती है। तो उसमें कुछ स्पेशल केसेस हम देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लॉरेंट्ज़ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स लगता है वो। तो हम अलग अलग केसेस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले केस जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि ई और बी आपस में पैरेलल है। तो जैसे मानते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, ई एंड बी। अब इसमें जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके सब केसेस क्या क्या बन सकते हैं, कि एक तो ये बन सकता है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है या फिर मूवमेंट वो कर रहा हो। तो उसमें देखो हम स्पेशल और केसेस क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें, इस केस में ई इज़ पैरेलल टू बी में पहला एक केस आता है जिसको हम ए बोलते हैं। एक केस मान लेते हैं कि चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज इज़ एट रेस्ट, मतलब जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, कि जब चार्ज जो है वो रुका हुआ है। तो यहाँ पे लेट्स से चार्ज है क्यू, ठीक है, और इसका मास है एम, और ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है। और हम किसी एक को एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं और एक को वाई डायरेक्शन बोल देते हैं। तो ये हमारे लिए लेट्स से एक्स डायरेक्शन है और ये वाला लेट्स से वाई डायरेक्शन है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, कि सबसे पहले इसमें दो फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज के ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं लगाती है, तो इस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो ज़ीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ख़त्म हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगा ही सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्स डायरेक्शन को सोल्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको लिख देते हैं एफ ई, और ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम बोल देते हैं एफ ई एक्स, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा, इसका फोर्स आ गया। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन, तो वो भी एक्स डायरेक्शन में आएगा। ये कितना आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स आ गया क्यू ई डिवाइड बाय मास हो गया एम, ये चार्ज पार्टिकल का मास एम था। तो ये इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगना शुरू हुआ। इस एक्सेलरेशन की वजह से रुके हुए चार्ज के ऊपर क्या हो गया कि उसको वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाएगी, कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी
चेंज होती रहेगी, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, और ये कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा हमें वो भी निकालना है। तो उसके लिए पहले पाथ भी देखना है कि ये किस पाथ में मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल था वो रेस्ट पे था, उसके ऊपर फोर्स लगा एक्स डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रही है, इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो जो पाथ होगा वो कैसा जाएगा, इस वक्त स्ट्रेट लाइन मोशन में ये चलने लगेगा, जिसमें भी कैसा मोशन रहेगा, इसका एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना आया, QE/m आया। अब ये जो भी एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन आया कैसा आया, कांस्टेंट आया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम सिंपल काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब काइनेमेटिक्स की जो 3 बेसिक इक्वेशंस होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल काइनेमेटिक्स का, कि कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना, कि काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि लेट्स से वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, तो मैंने ये देखा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ux कितना है, 0 है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम vx निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी v = u + at, एक्स डायरेक्शन में सोल्व कर रहे हैं इसलिए एक्स डायरेक्शन हो गया। तो vx विल बी, ux तो हो गया 0 + ax हो गया QE/m × t। तो इससे जो vx निकल के आया वो कितना आ गया, QE/m t। तो हमें t टाइम पे वेलोसिटी पता चलता जाएगा कि ठीक है कि t टाइम में कितनी वेलोसिटी ये चल रहा है, कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग Sx = ut + हाफ ax t² की डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि Sx = u तो हो गया 0 + हाफ ax की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ax हो गया QE/m t²। तो इससे जो s आया, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, हाफ QE/m t²। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया, उसके हिसाब से जो भी एक्सेलरेशन आया वो कांस्टेंट आया, तो हमने सिंपल काइनेमेटिक्स आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब बात करें कि ठीक है जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 था, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल चलने लगा तो हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स आ जाए। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, कि इसके ऊपर फोर्स अगर ऐसे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में। तो जो वेलोसिटी आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा बाद में जाके vx। तो इस केस में अगर हम देखें मैग्नेटिक फोर्स के लिए कि सिंस velocity vx is parallel to b, कि अगर v b के पैरेलल है तो इससे जो भी मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कि मैग्नेटिक फोर्स इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि जो वेलोसिटी है वो b के पैरेलल है, कि अगर चार्ज पार्टिकल रुका है तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है, और जब चार्ज पार्टिकल चलने लगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है। तो मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 2 ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है या पैराबोला हो सकता है। पैराबोला तब होता है जब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बनाती है, इसमें वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो इसका पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ओवरऑल अगर देखें कि जो इसका ओवरऑल पाथ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओवरऑल पाथ विल बी स्ट्रेट line with accelerated motion in x डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल कहें कि इसमें क्या होगा कि टाइम के साथ जो पाथ है, जो टाइम के साथ जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। जैसे इस केस में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हो सकता है किसी केस में अगर चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स इस तरफ लगता,
तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ चलना शुरू होता। तो ठीक है, तो जो पाथ रहेगा वो ओवरऑल जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और एक्सलेटेड मोशन होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इसमें डायरेक्शन का भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। इसमें जैसे ये वाला केस था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, तो हो सकता है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग। तो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है, अब उसके भी केसेस बन सकते हैं कि वेलोसिटी ई के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बनाता है नहीं बनाता है। तो इसमें जो केस है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल चल तो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू ई एंड बी, कि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो ई और बी के पैरेलल चल रहा है, मतलब ई वी और बी तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो इसके लिए हम ठीक है थोड़ा सा सिनेरियो उसको देखते हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो चार्ज पार्टिकल है ठीक है वो भी कहाँ चल रहा है, ई और बी के पैरेलल चल रहा है। तो जो चार्ज पार्टिकल आया, ये चार्ज पार्टिकल है Q और M, और ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेट से v नॉट स्पीड से। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हमने बोल दिया x, और ये वाला डायरेक्शन हमने बोल दिया y। अगेन इसके ऊपर बात करते हैं कि शुरू में इस वक्त जो वेलोसिटी है v b के पैरेलल है, तो अभी मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो है, और सिर्फ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम देखें कि अगेन एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। तो जो एक्सेलरेशन आएगा कि फोर्स के बाद अगर एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स बाय मास क्यू ई बाय एम। क्यू ई और एम कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो हम सिंपल काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे वही है वेलोसिटी निकालना है कि टी टाइम के बाद कितना इसका इसमें फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, तो वो निकालते हैं। लेकिन इस केस में और इस केस में एक बेसिक फ़र्क क्या है कि शुरू में ये रेस्ट पे था तो इनिशियल इसका वेलोसिटी ज़ीरो था, लेकिन शुरू में चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट। तो यू एक्स कितना हो गया, वी नॉट। तो हमें वी एक्स फाइंड आउट करना है, वी एक्स विल बी यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स आ जाएगा, यू एक्स हो गया वी नॉट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो इसमें भी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है, अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है जो ओरिजिन से पास करेगा, वी ओ टी का ग्राफ। इसमें वी ओ टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें u कितना हो गया, वी नॉट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t विल बी वी नॉट टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया। अगर हम देखें कि शुरू में इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो था, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो था वो बी के पैरेलल चल रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो था। तो टाइम के साथ भी जो इसके साथ इसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी आई वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, बी के पैरेलल है, कि वी एक्स इज़ पैरेलल टू बी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही है, सिर्फ एक फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ हो रही थी। और अगर इसमें भी देखें कि जो ओवरऑल पाथ है वो क्या रहेगा, ओवरऑल पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओवरऑल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी straight line accelerated motion in x direction।
ठीक है, एक्स डायरेक्शन तो ठीक है, हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में, तो लेकिन अगर जनरली बोलें तो स्ट्रेट लाइन एक्सलेटेड मोशन रहेगा, जिसमें जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो चेंज होगी, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इस केस में वी नॉट इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर ही लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता, ऐसे उसका इनिशियल स्पीड होता, तो फोर्स लगता है इस वाले डायरेक्शन में, पार्टिकल चल रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स ये वाली वेलोसिटी को कम करता जाता, ज़ीरो कर देता, देन ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाके फिर वापस ऐसे चलना शुरू होता, तो भी चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होता, स्ट्रेट लाइन। तो ये दो सिंपल केस थे कि जब ई और बी आपस में पैरेलल हैं, और उस केस में एक केस ये लिया कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, एक केस ये लिया कि चार्ज पार्टिकल चल रहा है लेकिन वो ई और बी के पैरेलल चल रहा है। तो ठीक है, हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन आया दोनों ही केसेस में कैसा आया, कांस्टेंट आया, तो हमने सिंपल काइनेमेटिक्स इसको यूज़ कर लिया। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट करके इसकी काइनेमेटिक्स सॉल्व करते। दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है। तो अभी तक हमने दोनों केसेस देख लिए कि ई और बी पैरेलल है, तो उसमें एक चार्ज रेस्ट पे था और एक केस में चार्ज मूव कर रहा था ई और बी के पैरेलल। तीसरा जो केस है वो ये है कि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ई इज़ पैरेलल टू बी, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है वो ई के पैरेलल नहीं है, वेलोसिटी ई के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, की वेलोसिटी इनके पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये एक केस हमें देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस वाले डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ई के पैरेलल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ई के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इसका कुछ भी एक स्पीड मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है और ये क्यू है और ये एम है। तो इस वक्त देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चेक करते हैं कि वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वी से क्रॉस करोगे ऐसे, तो वी से बी की तरफ घूमोगे तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या मैग्नेटिक फोर्स इसकी वेलोसिटी चेंज स्पीड इसका स्पीड चेंज कर सकता है? नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इसका स्पीड चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं कि क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब इस वाले केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लग रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या काम करेगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स ये किस में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा, एफ ई, और ये एक्स डायरेक्शन में लगेगा, ये लग जाएगा क्यू ई। तो इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो भी एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो एक्सेलरेशन ए एक्स विल बी क्यू ई बाई एम। और ये कैसा आया, ये कांस्टेंट ही आया, तो इसमें भी सिंपल काइनेमेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन का चेंज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओनली इन एक्स डायरेक्शन बट नॉट इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स changes velocity, changes the velocity only in x direction but not in y डायरेक्शन।
कि ये वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इसमें वेलोसिटी लिखना है तो काइनेमेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कि इसका इनिशियल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, अगर मैं इसमें बात करूँ यू एक्स, तो इनिशियल यू एक्स कितना है, ज़ीरो है। तो अगर मैं वी एक्स निकालना चाहूँ तो ये कितना हो सकता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए एक्स तो कितना हो गया क्यू ई बाई एम, और ये कितना हो गया ज़ीरो। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी आया वी एक्स वो कितना आ गया, क्यू ई बाई एम इंटू टी। जैसे हम पहले सोल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर रहे हैं कि हमने यू एक्स कितना बोला ज़ीरो, वी एक्स इजिकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यू एक्स कितना हो गया ज़ीरो, तो वेलोसिटी हमने लिख लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगेगा, ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो ये क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो ये पार्टिकल मूव करेगा ये स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है। तो ये कैसा मोशन करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन, कि अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या काम कर रहा है इसके ऊपर, कि वेलोसिटी वी नोट इधर है, बी इधर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आ गई वी एक्स, लेकिन ये जो वी एक्स है वो बी के पैरेलल हो गई। तो इस वाली वेलोसिटी के ऊपर, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले वेलोसिटी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, ज़ीरो लगाएगी। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये बी के परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ एम। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें क्यू वी नॉट बी, क्यू इंटू वेलोसिटी इंटू बी इंटू साइन 90 बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वी नॉट है वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो मैंने यहाँ क्या रखा, साइन 90, और ये हो गया 1। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, वो कितना लगा, क्यू वी नॉट बी। और इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है। तो इसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन आता है वो कैसा आता था, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो देखो ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसको सर्कुलर मोशन कराना चाहती है, और ये वाली जो वेलोसिटी है वी एक्स ये इसको स्ट्रेट लाइन में चलाना चाहती है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा कि ये गोल गोल घूमेगा। तो इसका रेडियस भी हम लिख सकते हैं। रेडियस हमने कैसे सीखा था, आर इजिकल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो इस केस में वी परपेंडिकुलर क्या है, बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी नोट है। तो जो रेडियस हमने लिखा वो लिखा आर विल बी एम वी नोट बाय क्यू बी। और जो अगर टाइम पीरियड लिखें, टाइम पीरियड कैसे लिखते थे, 2πm बाय क्यू बी। तो ठीक है, हमने इस चीज़ को ऐसे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये स्ट्रेट लाइन चलना चाह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये गोल गोल सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, जिसका रेडियस और टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो ये क्या करना चाहता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि इसको स्ट्रेट लाइन चलाना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में ज़ीरो थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको इस तरफ स्पीड देना शुरू किया, और टाइम के साथ वो स्पीड बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, और उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होनी चाहिए, कि शुरू में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि स्ट्रेट लाइन में चले और अपनी स्पीड बढ़ाते चल जाए। ठीक है, तो ये वाला हम डायरेक्शन बोल सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है, और ये वाला डायरेक्शन हम वाई बोल सकते हैं, और ये वाला डायरेक्शन अगर हम बोलना चाहें तो ये जेड। तो अगर सिर्फ बात करें, और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहता है, वी इधर है बी इधर है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा, तो मतलब ऐसे पार्टिकल चलते चलते ऐसे घूमना चाहता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये मोशन करना चाहता है, कैसा करना चाहता है, सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस और टाइम पीरियड ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहती है कि सर्कुलर मोशन करे इन वाई जेड प्लेन। तो ओवरऑल है क्या कि अगर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें तो ये गोल गोल घूमते हुए आगे जाना चाहता है। तो इसका मोशन कैसा रहेगा कि पार्टिकल गोल गोल घूमते घूमते ऐसे आगे जाना चाहता है, तो इसका पार्टिकल स्प्रिंग लाइक पाथ रहेगा, जैसे हमने लास्ट केस में भी देखा था। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेलिकल पाथ। तो जो ओवरऑल पाथ होगा, पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। लेकिन देखो इसमें क्या होगा कि
ये क्या चाहता है कि इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अगर मैं इसमें लूप देखूंगा कि अगर एक लूप, जैसे मान लो एक लूप यहाँ बना, तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड में जितना आगे चल जाएगा उसको पिच बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ठीक है, एक की पिच हो जाएगा ये, जिसको मैंने बोल दिया P1, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगले टाइम पीरियड में ये इतना घूम जाएगा, इतना घूमते घूमते इतना आगे पहुँच जाएगा, इसको मैंने P2 बोल दिया। उसके अगले टाइम पीरियड में और इतना आगे चल जाएगा, इसको P3 बोल दिया। तो इस वाली डायरेक्शन में अगर देखें कि पिच कौन बनाएगा, वो सिर्फ पैरेलल वेलोसिटी बताता है, कि पैरेलल वेलोसिटी पिच के बारे में बताता है कि पैरेलल वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसमें जो पिच होगा, जो सब्सिक्वेंट जो कंसेक्टिव जो पिचेस होंगे वो इंक्रीज़ होते चल जाएंगे, कि शुरू में क्या बनेगा, छोटा सा पिच बनेगा, बाद में बड़ा पिच बनेगा, उसके बाद और बड़ा पिच बनेगा। मतलब ये हेलिकल पाथ तो है, लेकिन विद इंक्रीजिंग पिच बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कांस्टेंट पिच वाला नहीं है जो हमने लास्ट केस में देखा था। अगर लास्ट केस में क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है इसके परपेंडिकुलर चलता है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसे एंगल बना के चलता है। तो वो वाला केस था हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। ये क्या है, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, विद इंक्रीजिंग पिच। एक्चुअली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन करता, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन करता मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, इस वाले डायरेक्शन में स्पीड आ जाए और वो जो इन स्पीड है वो इंक्रीज़ करती चल जाए, तो ये पिच भी कैसा होगा, इंक्रीज़ करते हुए चल जाएगा। तो इसमें जो पाथ आएगा ओवरऑल हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। तो हमें पिचेस भी इसमें फाइंड करना है कि ठीक है, पिच कितना कितना बनेगा, P1 P2 P3 कितना होगा, तो हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, कि अगर देखें कि x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है, ux कितना है, ज़ीरो, कि इनिशियली x डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं था तो ux ज़ीरो था, और एक टाइम पीरियड घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 2πm/qb, तो t विल बी 2πm/qb। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि इसको एक रेवोल्यूशन करने में ये जितना डिस्टेंस आगे जाएगा उसको पिच बोलते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ इन वन रेवोल्यूशन, in one revolution distance covered जिसको हमने S1 बोला, और ये डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, पिच के बराबर आ जाएगा, ये तो P1 है। तो देखो इस वाले केस में हम यूज़ कर सकते हैं S इज इक्वल टू, यहाँ यूज़ करते हैं S इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT², ठीक है, जिसमें AX जो है वो कितना है, QE/m। तो एक टाइम पीरियड में, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम पीरियड लेगा, कैपिटल T इतना टाइम लेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, P1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 विल बी, U कितना हो गया, ज़ीरो, प्लस हाफ QE/m इंटू कैपिटल T², ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा पिच 1 आया P1, ये कितना आ गया, हाफ QE/m T²। तो हमने पिच पहला निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड पिच निकालना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड बीत जाएगा, जैसे यहाँ से लेकर पूरे जब ये घूमेगा तो एक टाइम पीरियड बीत जाएगा, तो शुरू से कितना टाइम पीरियड बीतेगा, 2 टाइम पीरियड बीत जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि यही इक्वेशन सोल्व करूँ शुरू से लेकर यहाँ तक, मतलब कितने रेवोल्यूशन के लिए, 2 रेवोल्यूशन के लिए, तो इन 2 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन की बात करें तो टाइम कितना बीत जाएगा, टाइम बीत जाएगा 2t, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस मतलब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड SX विल बी, इसको हम बोल सकते हैं S2, ठीक है। और जो S2 है वो P1 और P2 के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस S2 है, और ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है, कि 2 पिच ये कवर कर लेगा। तो यही इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि SX इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT²। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, इसको चलो S2 ही लिख लेते हैं, S2 ये कितना हो गया, 0 प्लस हाफ QE/m, और ये कितना हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर।
तो ये जो भी चीज़ आएगी ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ QE/m T² इंटू 4। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा P1। तो जो S2 हमारा आया, S2 कितना आ गया, S2 आ गया 4P1। और जो S1 आया वो कितना आया, P1 आया। तो अगर हमें P2 फाइंड आउट करना है तो P2 विल बी S2 माइनस S1, और S2 हो गया 4P1, S1 हो गया P1, तो P2 कितना आ गया, P2 आ गया 3P1। तो ठीक है कि जो पहली पिच आई अगर वो P1 है तो अगला पिच क्या आएगा, उसका 3 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर देखो यही चीज़ बार बार लगाते जाए, इसको अगर मैं 3 टर्न के लिए देखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, टाइम बीत जाएगा 3T। तो 3T का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे किसका फैक्टर आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3T का स्क्वायर करेंगे तो 9 का फैक्टर आ जाएगा। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो ठीक है, हमें P3 निकालना है। तो P3 निकालने के लिए S3 में से S2 माइनस कर दोगे तो P3 आ जाएगा। ये है 9P1, ये है 5P1, तो सॉरी ये है 4P1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5P1। तो ठीक है, तो हमने ये देखा ये P1, ये डिस्टेंस 3P1, ये डिस्टेंस 5P1। तो अगर रेशियो निकालोगे इनका तो रेशियो देखो कैसे आ जाएगा कि हमें पता चला कि S1 तो कितना है, P1 है, S2 कितना है 4P1, तो P2 कितना आ गया 3P1। तो अगर इससे हम निकालें S3 कितना आना चाहिए, 9P1 आना चाहिए। तो ये हमें दे देगा P3 कितना आ जाएगा, P3 दोनों को माइनस करोगे, S3 माइनस S2, तो ये दोनों को अगर माइनस करोगे कि 9P1 में से 4P1 माइनस करोगे तो ये बचेगा 5P1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं या रेशियो हम याद कर सकते हैं। तो रेशियो क्या कहता है कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 एंड सो ऑन विल बी 1:3:5:7 एंड सो ऑन। अगर हमें पहला पिच पता चल जाए कि ये मान लो 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अगला हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम ओवरऑल डिस्टेंस भी ऐड करके निकाल सकते हैं। देखो ये रेशियो भी यही बताता है कि जो पिच है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ओवरऑल जो पाथ है वो हेलिकल है विद इंक्रीजिंग पिच। पिच के रेशियोज़ क्या आएंगे 1:3:5:7 एंड सो ऑन।